हेलो फ्रेंड्स। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ इलेक्शन पार्ट। जो PT 365 है पॉलिटी के, उसका इलेक्शन पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। तो आई होप आपको पहले वाले लेक्चर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे पर्सनली बता सकते हैं, या एस्पिरेंट्स वाले चैनल में आप कमेंट करें। वहाँ पे जो भी आपके डाउट्स हैं वो मैं ज़रूर रिजॉल्व करूँगी। जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आई हैं या फिर मैंने जल्दी जल्दी पढ़ाया तो मैं उस टॉपिक को दोबारा भी पढ़ा सकती हूँ। तो थैंक यू सो मच। इसलिए आप उसको पढ़ें, बिल्कुल देखें और लोगों को रिकमेंड करें, क्योंकि क्या हो रहा है प्रीलिम्स में बहुत ज़रूरी है कि आप जो है कंबाइंड स्टडी अगर करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, और दूसरों को आप रिकमेंड करिए कि ये है, आप ये पढ़ लीजिए और ये पढ़ लीजिए। मतलब दूसरों को भी अगर बताएंगे तो जैसे कि अगर वो कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो लेक्चर देख के उनको समझ में आ जाएगा। सो लेट्स कम टू द टॉपिक। तो जो टॉपिक है दैट इज़ इलेक्शन। ठीक है, तो इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल। तो अभी ये न्यूज़ में क्यों है कि अभी इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल जो है 2021 वो रिसेंटली पार्लियामेंट ने पास कर दिया है। तो इलेक्शन बिल ये क्यों पास किया गया है, तो बिल क्या करेगा हम वो देखते हैं पहले। तो बिल जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 इन दोनों को अमेंड करेगा। बहुत सारे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स उसमें प्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट देख लेते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 जो है वो इलेक्शन से पहले जितनी भी चीज़ें होती हैं वो 1950 कंटेन करता है, और इलेक्शन के बाद जो भी चीज़ें होती हैं वो 1951 जो है एक्ट वो कंटेन करता है। ठीक है, तो इलेक्शन के जो पहले होती है, जैसे कि 1950 के अंदर अगर क्या आता है, तो सबसे पहले सीट्स एलोकेट करना, डिलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूएंसीज का करना। ठीक है, फिर वोटर्स का क्वालिफिकेशन देखना, इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर करना। तो ये सब किस में आएगा 1950, क्योंकि ये सब चीज़ें क्या है इलेक्शन से पहले की हैं। अब इलेक्शन के बाद जो चीज़ें होती हैं वो 1951 के एक्ट में आती है, जैसे इलेक्शन और इलेक्शन के बाद वाली चीज़ें। तो इलेक्शन कंडक्ट करवाना, ठीक है, क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन जो है मेंबर्स का, ऑब्वियसली क्वालिफाइड होंगे उसके बाद डिसक्वालिफिकेशन होगा, तो इसलिए कुछ डिसक्वालिफिकेशन, करप्ट प्रैक्टिसेस, अदर ऑफेंसेस, ये सब देखना इलेक्शंस में ना होना। ठीक है, तो ड्यूरिंग द इलेक्शन और इलेक्शन के बाद जो भी है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में आता है। ओके, नाउ लेट्स कम टू व्हाट आर द चेंजेस जो कि बिल में प्रेजेंट है, और पहले क्या चीज़ें थी जिनको चेंज करना है। तो सबसे पहला जो है, तो इलेक्टोरल रोल को आधार के साथ हमको लिंक करना है। ठीक है, अमेंडमेंट करना है हमको सेक्शन 23 में। तो सेक्शन याद करने की ज़रूरत नहीं है, तो इन्होंने बोला है। वैसे जनरली बिल्स कभी नहीं पूछती है UPSC, कभी बिल्स उन्होंने नहीं पूछा, बट हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत आपको पढ़ना ज़रूरी है इसलिए पढ़ा दे रहा है। तो इलेक्टोरल रोल को जो है आधार के साथ लिंक करने को बोला है। एग्जिस्टिंग प्रोविजन, मतलब पहले प्रोविजन क्या था कि जो 1950 एक्ट था वो बोलता था कि पर्सन जो है वो अप्लाई करेगा रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास कि आप हमारा नेम जो है इलेक्टोरल रोल में जोड़ दीजिए, इंक्लूड कर दीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, जब वेरिफिकेशन हो जाएगा तो जो भी ऑफिसर है रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, वो क्या करेंगे, वो सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि एप्लीकेंट का जो रजिस्ट्रेशन है वो सही हुआ है, तो वो डायरेक्ट करेंगे कि एप्लीकेंट का जो नेम है वो इलेक्टोरल रोल में इंक्लूड कर दीजिए। तो पहले क्या था, ये प्रोविजन था। अब क्या है, चेंजेस क्या क्या लाए गए हैं। तो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो है वो पर्सन से बोलेंगे कि आप हमको अपना आधार दीजिए, अपनी आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करिए। उसके बाद अगर उनका नेम जो है इलेक्टोरल एज पर आधार नंबर, क्योंकि आधार नंबर कभी चेंज नहीं होता, अगर उस आधार नंबर से उनका नेम ऑलरेडी इलेक्टोरल रोल में मिलता है, वो आधार नंबर, फिर उसके लिए आधार नंबर में बी रिक्वायर्ड फॉर ऑथेंटिकेशन। आधार नंबर किसके लिए रिक्वायर होगा, सिर्फ ऑथेंटिकेशन के लिए। बट एक चीज़ और है यहाँ पे कि पर्सन जो है ये नहीं है कि पर्सन का नेम जो है इलेक्टोरल रोल में नहीं लिखा जाएगा अगर उसके पास आधार नहीं है। उनके पास अगर कोई और भी डॉक्यूमेंट है आधार के अलावा तो उसके बाद वो भी दे सकते हैं, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है ऑल्टरनेट डॉक्यूमेंट्स, वो भी आप दे सकते हैं कि आपका जो नेम है वो हमारा इलेक्टोरल रोल में इंक्लूड हो सके। ओके, सो दिस आर द चेंजेस। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड चेंज, क्वालिफाइंग डेट फॉर एनरोलमेंट इन इलेक्टोरल रोल। तो इलेक्टोरल रोल में कौन सा डेट होता है, मतलब एक प्रॉपर डेट होता था पहले, जैसे कि अभी 1950 के एक्ट में बोला है कि क्वालिफाइंग डेट जो होती थी एनरोलमेंट के लिए, नाम जोड़ने के लिए, वो जनवरी 1 होता था ईयर का। ठीक है, जैसे ही पर्सन 18 साल का हुआ, जनवरी 1 के बाद वो अपना नाम जो है इलेक्टोरल रोल में लिखवा सकता है, इंक्लूड करवा सकता है। बट अभी जो है बिल ने अमेंड करके 4 क्वालिफाइंग डेट्स प्रोवाइड की है कैलेंडर ईयर की, जैसे जनवरी 1 हो गया, अप्रैल 1 हो गया, जुलाई 1 एंड अक्टूबर 1। नाउ लेट्स कम टू जेंडर न्यूट्रल प्रोविजन। सेक्शन 20 को अमेंड करना है, 1950 और 1951 का दोनों, सेक्शन 60 1951 का करना है और सेक्शन 20 1950 का करना है। तो
क्या था कि पहले 1950 एक्ट क्या परमिट करता था कि जो भी पर्सन अगर वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है हमारे उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के जहाँ से इलेक्टोरल रोल बन रहा है, तो उनको रजिस्टर किया जाएगा। उन पर्सन को जो भी पर्सन उन पर्सन को भी इंक्लूड किया जाएगा जो सर्विस क्वालिफिकेशन है, जैसे आर्म फोर्सेस हो गए, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हो गए जो आउटसाइड इंडिया रहते हैं, तो उनको भी इंक्लूड किया जाएगा इलेक्टोरल रोल में। वाइफ जो है उन पर्सन की जो भी है उनको भी ऑर्डिनरी रेसिडेंट होना पड़ेगा हम सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी का, तभी वो मतलब अगर वो रिसाइड कर रही हैं वहाँ पे तभी वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाएंगी। अब 1951 एक्ट में बोला है कि वाइफ जो है पर्सन की अगर सर्विस क्वालिफिकेशन में है तो उनको या तो पर्सन मतलब या तो खुद वोट कर सकती हैं या तो वो पोस्टल बैलेट से वोट कर सकती है। बिल जो है अभी वो वाइफ का टर्म रिड्यूस मतलब रिप्लेस करके स्पाउस का ला दिए हैं, तो वाइफ जो है रिप्लेस हो गया है। ओके, नाउ लेट्स कम टू रिक्विजिशन ऑफ प्रीमाइसेस फॉर इलेक्शन पर्पसेस। कौन से सेक्शन कमेंट करना है, सेक्शन 160 को। तो 1951 एक्ट जो है वो परमिट करता है स्टेट गवर्नमेंट को कि आप जो भी प्रीमाइसेस आपको चाहिए ज़रूरी है उनको आप लीजिए, लाइकली टू बी नीडेड फॉर बिंग, जो कि कोई भी प्रीमाइसेस अगर चाहिए तो उसको पोलिंग स्टेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, स्टोरिंग बैलेट बॉक्सेस के लिए जब भी पोल कंडक्ट हो जाए मतलब उसके बाद। बट बिल जो है वो एक्सपैंड कर रहा है इस पर्पज़ को कि उन प्रीमाइसेस को और भी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि काउंटिंग के लिए, स्टोरेज ऑफ वोटिंग मशीन्स के लिए, पोल रिलेटेड मटेरियल के लिए, एकोमोडेशन के लिए, सिक्योरिटी जो फोर्सेस हैं उनके एकोमोडेशन के लिए और पोलिंग पर्सनल के लिए। ठीक है, तो दीज आर द चेंजेस जो कि हमारे इलेक्शन का अमेंडमेंट बिल में ले आए गए हैं। ठीक है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। नाउ लेट्स कम टू द इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम। तो आपको पता है इलेक्शन कमीशन जो है हमारे इंडिया की इलेक्शन सिस्टम जो है वो आर्टिकल 324 से 329 तक में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के, जो कि इलेक्शन से डील करते हैं। अब की फीचर्स क्या है कि इलेक्शन जो है हमारा पता होना चाहिए कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पे बेस्ड है। जो भी सिटीजन है इंडिया के और जो भी 18 साल से ऊपर के एज के हैं वो जो है वोटर होंगे और उनको एज अ इलेक्टोरल रोल में वोटर मतलब इलेक्टोरल रोल में उनका नाम दर्ज हो जाएगा और वहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किसी भी रिलीजन के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, कास्ट और सेक्स, और इनमें से किसी के बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं कर सकते। अब वहाँ पे प्रोविज़न भी है कि आपको रिजर्वेशन भी प्रोवाइड करना है ST SC कम्युनिटीज़ के लिए, जैसे शेड्यूल कास्ट की 84 सीट्स हैं एंड शेड्यूल ट्राइब्स की 47 सीट्स लोकसभा और असेंबलीज में। कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं वो डिलिमिटेड की जाती हैं किनकी हेल्प से, डिलिमिटेशन कमीशन जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। एरियाज और बाउंड्रीज जो हैं वो चेंज होती हैं इलेक्शन जब भी इलेक्शन होता है, बट द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है वो नहीं चेंज होती क्योंकि वो फिक्स है 2026 तक। अब वोटिंग जो है वो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के थ्रू होती है इन केस ऑफ लोकसभा इलेक्शन, और राज्यसभा में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होती है। पॉलिटिकल पार्टीज जो है आर एन इनडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो इनडिस्पेंसिबल पार्ट है हमारे इलेक्टोरल सिस्टम का। ओके, सो दिस ये आपको समझ में है। नाउ लेट्स कम टू द रिलेटेड न्यूज़। तो इलेक्शन कमीशन ने अभी एनहांस किया है एग्जिस्टिंग इलेक्शन एक्सपेंडिचर लिमिट। जो भी कैंडिडेट्स हैं पार्लियामेंट और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में लड़ते हैं तो उनके लिए एक्सपेंडिचर लिमिट जो है उसको एनहांस किया है। रीज़न क्यों एनहांस किया है, क्योंकि ऑब्वियसली नंबर ऑफ इलेक्टर्स जो हैं वो हमारे बढ़ रहे हैं, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जो है हमारा बढ़ रहा है। एक्सपेंडिचर लिमिट जो है लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज की वो 70 लाख से 95 लाख रुपीज़ कर दी गई है बिगर स्टेट में, और 54 लाख to 75 लाख कर दी है स्मॉलर स्टेट्स में। तो याद रखिए कि सिर्फ एक कैंडिडेट का है। फॉर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज की अगर बात करें तो 28 लाख रुपीज़ से 40 लाख रुपीज़ कर दी गई है बिगर स्टेट में, और 20 लाख से 28 लाख रुपीज़ कर दी गई है इन स्मॉलर स्टेट्स। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी पंजाब असेंबली पोल जो है वो उसको पोस्टपोन किया है। ये मूव आया है द रिक्वेस्ट टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट की थी गुरु रविदास जयंती सेलिब्रेशन के टाइम पे कि आप इलेक्शन पोस्टपोन करिए अंडर सेक्शन 153 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक्सटेंड कर दिया है टाइम फॉर कंप्लीट एन इलेक्शन, मतलब इलेक्शन को कंप्लीट करने के लिए टाइम जो है उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है। हाउएवर ये जो इलेक्शन है वो उस मतलब नॉर्मल डिसोल्यूशन से पहले किया जाएगा, उसके बाद नहीं किया जाएगा। टर्म जो है हाउस का वो सिर्फ इमरजेंसी के टाइम पे एक्सटेंड होता है ड्यूरिंग डिक्लेयर बाय, जब पार्लियामेंट डिक्लेयर करती है, और कॉन्स्टिट्यूशन रिस्ट्रिक्ट करती है कि इमरजेंसी सिर्फ 2 ही सिचुएशन में होनी चाहिए, वॉर और ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। ओके, सो दिस इज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पोस्टपोन किया। तो याद रखिएगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंदर जो है इलेक्शन को पोस्टपोन भी कर सकती है। ओके,
अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स कम टू एंटी डिफेक्शन लॉ। तो ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, क्योंकि ये मैं बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ। तो नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक। तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने अभी वेस्ट बंगाल स्पीकर को एक डेडलाइन दी है कि आपको डिफेक्शन जो केस है उसको पास करना ही पड़ेगा। तो मतलब हाई कोर्ट ने बोल दिया है कि डेडलाइन दे दी है कि डिफेक्शन जो केस है उनको पास करना ही पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है कि स्पीकर के पास कोई भी मतलब स्पीकर जो है अनलिमिटेड टाइम तक नहीं करते हैं डिफेक्शन, इसलिए उनको एक डेडलाइन दे दी गई है। तो व्हाट इज़ डिफेक्शन, ठीक है। तो डेफिकेशन मतलब होता है कि कोई भी पर्सन, फॉर एग्जांपल एक कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी मेंबर है, मान लीजिए मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करती हूँ, पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करती हूँ, और मैंने फ्लोर क्रॉसिंग कर ली, ठीक है। तो डेफिकेशन में बी डिफाइंड एज प्रैक्टिस ऑफ फ्लोर क्रॉसिंग बाय अ मेंबर ऑफ वन पॉलिटिकल आउटफिट टू अनदर, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं जो है ए पार्टी से बिलोंग करती हूँ और ये बी पार्टी है, ठीक है। तो अगर मैं ए पार्टी से निकल के बी पार्टी में चली गई ड्यूरिंग द सेशन और जब भी, तो हम जो है क्या हो जाएंगे, हमको डेफिकेशन के अंदर हमको लिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने अपने हाउस का रूल्स को ब्रेक किया है, मतलब प्रैक्टिस ऑफ फ्लोर क्रॉसिंग। फॉर इंस्टेंस इन लोकसभा अगर बात करें, तो अगर इफ एमपी ऑफ पार्टी ए जो है वो ज्वाइन कर लेता है पार्टी बी, देन दे आर सेड टू बी डिफिकेटेड, और उसलिए एंटी डिफेक्शन जो प्रोसीडिंग्स हैं वो लगती हैं उन पे। ओके, नाउ लेट्स कम टू एंटी डिफेक्शन लॉ। तो एंटी डिफेक्शन लॉ आपको पता है 10 शेड्यूल में दिया है हमारे, और वो 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया है, जिसमें बहुत सारे प्रोविजन जो है पार्लियामेंट के मेंबर और स्टेट लेजिस्लेचर को मेंबर जो डिस्क्वालीफाइड है उनके लिए लिया जाता है डेफिकेशन के लिए। तो डिस्क्वालिफिकेशन अगर बात करें तो किस केसेस में होता है, अगर कोई मेंबर जो है हाउस का वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है, वो तभी डिस्क्वालीफाइड होगा अगर वो वॉलेंट्री अपनी मेंबरशिप उस पॉलिटिकल पार्टी से दे देता है। मतलब मैं अगर एक ही पॉलिटिकल पार्टी की मेंबर हूँ और मैं बोलती हूँ कि मैं अब आपके पॉलिटिकल पार्टी में नहीं रहूँगी, तो मैं डिस्क्वालीफाइड होंगी डेफिकेशन के थ्रू। अगर वो वोट जो भी पॉलिटिकल पार्टी बोलती है कि आप हमारे मतलब मैं जिस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करती हूँ, अगर मैं उसमें उसके खिलाफ वोट की, मतलब उनके लिए वोट नहीं किया, तो तब भी वो डेफिकेशन के केस में आएगा टू एनी डायरेक्शन इशूड बाय पॉलिटिकल पार्टी विदाउट एनी ऑब्टेनिंग प्रायर परमिशन, बिना प्रायर परमिशन के सच एन एक्ट हैज़ नॉट बीन कंडोन्ड बाय द पार्टी विद इन 15 डेज, ठीक है। एंड इंडिपेंडेंट मेंबर, ये तो दो हो गए डिस्क्वालिफिकेशन जो मेंबर ऑफ द हाउस होते हैं, ठीक है। अब कोई इंडिपेंडेंट मेंबर जो है अगर वो तभी डिस्क्वालीफाई होगा जब वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेगा, मतलब क्योंकि वो इंडिपेंडेंट मेंबर की तरह हमने इलेक्ट किया है, अगर वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेगा आफ्टर द इलेक्शन, तो वो जो है डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। फिर नॉमिनेटेड मेंबर जो है हाउस को, उनको क्या किया जाता है, 6 मंथ दिया जाता है कि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को ज्वाइन कर लेते हैं, बट वो 6 मंथ खत्म होने के बाद अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है तो वो भी जो है डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। ओके, सो दीज आर द 3 पॉइंट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स कम टू एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस की अगर बात करें तो एक्सेप्शंस मतलब जो डिस्क्वालीफाइड नहीं होंगे ये सब करने के बाद भी, तो लेजिस्लेटर्स जो है अगर मतलब वो चेंज कर सकते हैं अपनी पार्टी विदाउट द रिस्क ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, कुछ सर्टेन सर्कमस्टांसेस है। फॉर एग्जांपल अगर लॉ प्रोवाइड करता है कि जो पार्टी है वो मर्ज हो रही है अनदर पार्टी के लिए, पार्टी से एटलीस्ट 2/3 मेंबर जो है उनके मर्जिंग के लिए तैयार है, तो वो पार्टी जो है वो जो मेंबर है वो डिस्क्वालीफाइड नहीं होंगे। अगर कोई पर्सन जो है वो स्पीकर इलेक्ट होता है लोकसभा का और चेयरमैन होता है राज्यसभा का, और उसके बाद वो रिजाइन कर देता है और फिर से वो अपनी पार्टी ज्वाइन करता है, तो वो भी डिस्क्वालीफाइड नहीं होगा। इट मस्ट बी नोटेड हियर दैट द प्रोविजन जो है 10 शेड्यूल का परटेनिंग टू एग्जेम्पशन फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन इन केस ऑफ स्प्लिट बाय 1/3 मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव पार्टी हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम 91st अमेंडमेंट। तो 91st अमेंडमेंट के थ्रू ये जो प्रोविजन है 1/3 मेंबर जो है लेजिस्लेटिव पार्टी से अगर वो बोले तो डिस्क्वालीफाइड नहीं होगा, तो वो डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। 2/3 मेंबर का मर्जर जरूरी है, 2/3 मेंबर का जो एटलीस्ट 2/3 मेंबर जो है लेजिस्लेटर्स उनके वो फेवर में होने चाहिए मर्जर के। अब आते हैं डिसाइडिंग अथॉरिटी कौन होती है। तो ऑब्वियसली कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है तो स्पीकर इज द ओनली डिसाइडिंग अथॉरिटी, मतलब प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होते हैं हाउस के वही डिसाइड करते हैं, उन्हीं का डिसीजन फाइनल होता है। अब रूल मेकिंग पावर जो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है हाउस के वही जो है रूल्स बनाते हैं, जो भी प्रोविजन है 10 शेड्यूल से रिलेटेड, तो स्पीकर प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही रूल्स बनाते हैं और प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही डिस्क्वालीफाइड करते हैं। ओके, तो डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो पूरा प्रिसाइडिंग ऑफिसर के हाथ में होता है।
अब आते हैं हाउ हैज़ द लॉ बीन इंटरप्रेटेड बाय द कोर्ट्स वाइल डिसाइडिंग ऑन रिलेटेड मैटर्स। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ फ्रेज वॉलेंट्री गिव्स अप ऑफ हिज मेंबरशिप, वॉलेंट्री गिव्स अप ऑफ हिज मेंबरशिप का कोई मतलब समझ में नहीं आता। तो ये एक वाइडर कोनेटेशन है देन रेजिग्नेशन, मतलब रेजिग्नेशन से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया। अगर कोई फॉर्मल रेजिग्नेशन मतलब नहीं दे पाता, मतलब इन एब्सेंस ऑफ कोई फॉर्मल रेजिग्नेशन नहीं है, मेंबर नहीं देता, तो वो एंड द गिविंग ऑफ अ मेंबरशिप कैन बी इन्फर्ड बाय हिज कंडक्ट, मतलब उसके कंडक्ट के थ्रू हम उसके मोरल्स मतलब उसकी वैल्यूज़ के थ्रू हम देखते हैं। तो मेंबर्स हु हैव पब्लिकली अपना ओपोजिशन एक्सप्रेस करता है उस पार्टी के लिए और सपोर्ट करता है किसी अनदर पार्टी को, तो वो जो है रेजिग्नेशन कहलाया जाएगा। फिर डिसीजन ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, बिकॉज किहोतो होलोहन केस में उन्होंने बोला था कि जुडिशियल रिव्यू ज़रूरी है। फिर टाइम लिमिट जो है विद इन द प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज़ टू डिसाइड, तो लॉ ने कोई भी ऐसा टाइम पीरियड नहीं बताया है प्रिसाइडिंग ऑफिसर को कि कितने टाइम में उसको डिस्क्वालिफिकेशन डिसाइड करना है, जिसके कारण अननेसेसरी डिलेज होते हैं पिटिशंस को डिसाइड करने में। तो हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया है स्पीकर को टू रूल ऑन डिस्क्वालिफिकेशन इफ दे डू नॉट डू दिस विद इन अ रीजनेबल टाइम। तो हाई कोर्ट जो है वो डायरेक्ट करेंगे स्पीकर को, अगर वो स्पीकर जो है विद इन अ टाइम मतलब अगर वो किसी भी प्रोसेस में डिले कर रहे हैं तो वो हाई कोर्ट जो है वो बोलेगा उनको करने के लिए। ओके, सो दिस इज़ द, आई होप एंटी डिफेक्शन लॉ आपको समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स कम टू द इलेक्टोरल बॉन्ड। तो इलेक्टोरल बॉन्ड भी मैंने पढ़ाया है, तो ये भी एक स्मॉल टॉपिक है जो कि आपको बनना चाहिए। तो ये न्यूज़ में क्यों है, अकॉर्डिंग टू ADR रिपोर्ट 4 नेशनल पार्टीज़, जो कि हमारी 8 नेशनल पार्टीज़ में से, हमारी नेशनल पार्टीज़ 8 हैं, उनमें से 4 नेशनल पार्टी जो है जैसे कि BJP हो गई, INC, AITC एंड NCP, उन्होंने 62.92% जो है ऑफ टोटल इनकम जो डोनेशन है इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू कलेक्ट किया है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2019 to 20। अब इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है, तो इलेक्टोरल बॉन्ड एक इंटरेस्ट फ्री फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है, मतलब इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, जो कि एनोनिमस मतलब बिना किसी नाम के जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को डोनेट करते हैं और रिजेंबल्स एज प्रोमिसरी नोट। ठीक है, वाई में परचेस हु में परचेस दीज बॉन्ड, तो जो भी सिटीजन ऑफ इंडिया है और बॉडी जो भी इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है वही जो है ये बॉन्ड्स को परचेस कर सकती हैं। कितने डिफरेंट टाइप के डिनोमिनेशन होते हैं, 1000, 10,000, मतलब 10 का मल्टीपल्स जो है उस टाइप से वो कर सकते हैं फ्रॉम द सेलेक्टेड ब्रांच ऑफ SBI ब्रांच से कलेक्ट कर सकते हैं। अब ये बॉन्ड जो है वो कब लाए जाएंगे, तो वो जो है 10 दिन के लिए अवेलेबल होते हैं, जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में। मतलब हर मंथ में जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर में 10 दिन के लिए अवेलेबल होते हैं, तब वो परचेस किए जाते हैं। अब लाइफ स्पेन क्या होता है, ये रिडीमेबल होते हैं डेजिग्नेटेड अकाउंट से, तो कभी भी आप रिडीम कर सकते हैं। जो भी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी जिसको भी डोनेट किया गया है तो वो कभी भी रिडीम कर सकती है विद इन 15 days ऑफ सिंस इशुएंस। विच पॉलिटिकल पार्टी आर एलिजिबल टू रिसीव डोनेशन थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड, तो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो है डोनेशन रिसीव करती है, वो पॉलिटिकल पार्टी जो एटलीस्ट 1% वोट जो है वो लास्ट लोकसभा इलेक्शन में और या फिर स्टेट असेंबली इलेक्शन में जीते हों और रजिस्टर्ड हो सेक्शन 29A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंदर। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो आपको याद करने की ज़रूरत है। तो पॉलिटिकल पार्टी जो एटलीस्ट 1% वोट सिक्योर किए हों लास्ट लोकसभा इलेक्शन और स्टेट असेंबली इलेक्शन में, और वो जो है रजिस्टर्ड होना चाहिए सेक्शन 229A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। तो मतलब दोनों ही चाहिए, ऐसा नहीं कि एक चीज़ चाहिए। अब व्हेन वाज इट अनाउंस्ड, तो इलेक्टोरल बॉन्ड जो है यूनियन बजट 2017-18 में अनाउंस किया गया था। फीचर्स क्या है कि यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है कि कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स आप इशू कर सकते हैं, मतलब कोई भी इंडिविजुअल या कंपनी कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स इशू कर सकती है, वो कितना भी ले सकती है। SBI डिपॉजिट बॉन्ड्स दैट अ पॉलिटिकल पार्टी हैजंट एनकैश्ड विद इन 15 days इनटू अ प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। अगर वो 15 days के अंदर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जिसको वो डोनेट कर रहे हैं अगर वो नहीं निकालती है तो वो किस में जाएगा, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में जाएगा। ओके, सो दिस इज द इलेक्टोरल बॉन्ड। नाउ लेट्स कम टू अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़। तो आते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। सिटीजन कमीशन और इलेक्शन रिपोर्ट ने EVM और VVT पे अभी रिपोर्ट रिलीज़ की है। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो होती है एक माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट होता है जो डिज़ाइन किया है कि इलेक्शन को कंडक्ट किया जाए। ठीक है, तो EVM के 2 पार्ट होते हैं, एक कंट्रोल यूनिट होता है, एक बैलेट यूनिट। एक ये कंट्रोल यूनिट हो गया, ये बैलेट यूनिट, और दोनों जो है एक दूसरे से कनेक्ट रहती है। बैलेट यूनिट में क्या होता है, यहाँ पे वो लगा रहता है जहाँ पे आप
वोट कर सकते हैं, ठीक है। ईवीएम्स जो है उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है और ये ऑर्डिनरी बैटरी से चल सकते हैं, ठीक है। और ईवीएम जो है सबसे पहली बार जो यूज़ हुआ था वो फर्स्ट टाइम केरला के कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली इलेक्शन में यूज़ हुआ था इन द ईयर 1982। तो अगर आपको ईवीएम का थोड़ा बहुत भी कुछ जाना है तो आप एक न्यूटन मूवी है, आई थिंक राजकुमार राव की है, तो वो आप जाके देखेगा कि वो कैसी सिचुएशन में, मतलब चंबल वाले इलाके में वो जाते हैं और फिर वहाँ पे जाके वो इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं वहाँ के लोगों को बुला बुला के। तो आप वहाँ पे देखेगा कि वहाँ पे वो सिखाते भी हैं कि कैसे इलेक्शन कंडक्ट कराना है कैसे नहीं। तो वो आप ज़रूर देखिएगा बिकॉज वो मूवी बहुत अच्छी है, उसमें आपको कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो ईवीएम्स जो है वो पहली बार केरला इलेक्शन में यूज़ हुए थे, असेंबली इलेक्शन में। फिर 1988 में न्यू सेक्शन ऐड किया 16A रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंदर, जहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एम्पावर करती है कि आप जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यूज़ कर सकते हैं। तो ईवीएम्स जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यूज़ कर रही है और मैक्सिमम 2000 वोट्स जो है उसके अंदर कास्ट किए जाते हैं। ईवीएम जो है वो मैक्सिमम 64 कैंडिडेट्स कैटर कर सकते हैं। देयर इज़ अ प्रोविजन फॉर 16 कैंडिडेट्स इन वन बैलेट यूनिट, ठीक है। अरेंजमेंट जो है नेम्स का कैंडिडेट का वो बैलेट पेपर में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होता है। पहले उन कैंडिडेट्स का नेम रहता है जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, एंड देन फिर स्टेट रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं उनका। ओके, सो दिस इज द ईवीएम। नाउ लेट्स कम टू वोटर वेरीफेबल पेपर ऑडिट ट्रायल, तो वीवीपीएटी। तो वीवीपीएटी एक अनदर इंडिपेंडेंट मशीन है जो कि ईवीएम के साथ ही अटैच करती है, जो है वोटर को हेल्प करती है कि आप अपने वोट को वेरीफाई कर लीजिए। आफ्टर अ कास्टिंग वोट वहाँ पे एक स्लिप प्रिंट होती है जहाँ पे सीरियल नंबर लिखा रहता है, नेम रहता है और सिंबल रहता है कैंडिडेट का, ठीक है। और वो 7 सेकेंड्स के लिए विजिबल रहता है विंडो पे। तो जो भी वोट कास्ट कर रहा है, क्या होता है कभी कभार कोई भी मान लीजिए वोट कास्टिंग करने गया और उन्होंने सोचा कि हम इसको कास्ट करेंगे बट वो कास्ट किसी और को कर देते हैं, तो अपना जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं। पोस्ट दिस द प्रिंटेड स्लिप जो है ऑटोमेटिकली वो सील ड्रॉप बॉक्स में चली जाएगी वीवीपीएटी के, ठीक है। तो वीवीपीएटी जो है ईवीएम के साथ ही अटैच रहती है। अब आते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है एक टाइम, आई थिंक 2019-20 के टाइम पे बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। तो एमसीसी क्या है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ये सेट ऑफ गाइडलाइंस है जो कि कौन इशू करते हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इशू करते हैं। जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको रेगुलेट करने के लिए, और कैंडिडेट्स जो है और पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको रेगुलेट करने के लिए, इलेक्शन से पहले जो भी चीज़ें होती हैं उनको रेगुलेट करने के लिए, फ्री और फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए। ये जो है इवॉल्व हुआ है बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के कंसेंसस के थ्रू। उन्होंने बोला है कि ये सब लाना चाहिए। ये जो है आर्टिकल 334 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, जहाँ पे इलेक्शन कमीशन को पावर देते हैं कि वो सुपरवाइज कर सकते हैं इलेक्शन, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर का, कि उसको देखते हुए लाया गया है। एमसीसी जो है उस डेट से ऑपरेशनल होता है जैसे ही इलेक्शन शेड्यूल जो है अनाउंस किया जाता है, और जब तक रिजल्ट अनाउंस नहीं किया जाता तब तक ये ऑपरेशन में रहता है। तो जैसे ही नॉमिनेशन पेपर आया, मतलब इलेक्शन शेड्यूल डेट की आई, तो वैसे ही एमसीसी आ जाता है, और जब तक रिजल्ट नहीं अनाउंस होता तब तक नहीं जाता है, ठीक है। द फॉर्म ऑफ एमसीसी जो है वो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस की गई थी स्टेट असेंबली जो है केरला की, वहाँ पे 1960 में। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फर्स्ट टाइम इसको यूज़ किया था 1971 के इलेक्शन में, और उसको टाइम टू टाइम रिवाइज भी किया था। अब एमसीसी जो है वो कोई भी लॉ से एनफोर्सेबल नहीं है, मतलब किसी भी लॉ के थ्रू नहीं बना है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सेट ऑफ गाइडलाइंस है, ठीक है। तो याद रखिएगा एमसीसी का कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है, बट कुछ सर्टेन प्रोविजन जो है एमसीसी के वो एनफोर्स्ड होते हैं, जैसे कि इंडियन पीनल कोड हो गया, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर हो गया, उनके थ्रू। ओके, तो दिस इज एमसीसी। नाउ लेट्स कम टू स्टार कैंपेनर स्टेटस। सुप्रीम कोर्ट ने अभी स्टे लगा दिया है इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर पे कि जो भी स्टार कैंपेनर है उनका जो मतलब स्टेटस है उनको रिवोक मत करिए। किसी भी पर्सन जो है स्टार कैंपेनर दिया है उनको रिवोक मत करिए। और रिसेंटली मध्य प्रदेश स्टेट असेंबली इलेक्शन में, ठीक है, जो भी मध्य प्रदेश स्टेट असेंबली इलेक्शन होने वाला था उसमें, तो स्टार कैंपेनर स्टेटस क्या होता है? ये एक स्टेटस होता है जो भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कंडक्ट करवाती है उनके कुछ जो भी मेंबर होते हैं उनको दिया जाता है, who the parties feel more vote fetching ability in the polls than others, ठीक है। तो कोई भी फॉर एग्जांपल अगर कोई ए पार्टी है, उसका कोई एक मेंबर जो है कि उसको लगता है कि इसी को सब कोई ज़्यादा वोट देंगे, तो इसलिए उसको स्टार कैंपेनर की तरह डिक्लेयर किया जाता है, एक स्टेटस दिया जाता है। ये जो है ये कोई लॉ नहीं है, जो कि देयर इज़ नो लॉ गवर्निंग हु कैन एंड कैनॉट बी मेड अ स्टार कैंपेनर। तो कोई भी लॉ नहीं है कि किसको हम स्टार कैंपेनर बनाएंगे और किसको नहीं, पर जनरली उसी को बनाया जाता है जिसको ज़्यादा वोट मिलने के चांसेस होते हैं। तो रिकग्नाइज
रिकॉग्नाइज्ड जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उनमें 40 स्टार कैंपेनर होते हैं और अनरिकॉग्नाइज्ड जो पॉलिटिकल पार्टी है उनमें 20 स्टार कैंपेनर होते हैं। तो अभी जो है रिवाइज्ड गाइडलाइंस जो है उनको रिवाइज किया है पैंडेमिक के टाइम पे। तो मैक्सिमम लिमिट जो है नंबर ऑफ स्टार कैंपेनर्स की नेशनल और स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो भी रिकॉग्नाइज्ड है उनमें 30 से मतलब 30 रखना है, 40 से मतलब 40 पहले था, अब 30 रखना है। और जो अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है वहाँ पे 15 रखना है, पहले 20 था। लिस्ट जो है स्टार कैंपेनर की वो कम्युनिकेट की जाती है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के साथ और इलेक्शन कमीशन के साथ विद इन अ वीक फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ एन इलेक्शन। जैसे ही डेट आता है उससे पहले जो है इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के साथ उनका नेम जो है लिस्ट जो है दी जाती है। अब स्टार कैंपेनर जो होते हैं उनको सर्टेन टाइप्स ऑफ बेनिफिट प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि उनका खुद का सिंबल होगा, ठीक है, उनके लिए जो भी चार्जेस हैं, मतलब जो भी वो स्टेज में कर रहे हो तो उनका पैसा नहीं लगेगा, उनका पैसा पार्टी वो करेगी, तो उस टाइप से होता है स्टार कैंपेनर्स के प्रॉफिट्स। ठीक है, अब आते हैं डिलिमिटेशन कमीशन। तो डिलिमिटेशन कमीशन जो है अभी कॉन्स्टिट्यूट की गई है कि लोकसभा और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है उनको रीड्रॉ करिए। जो कहाँ की असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज? जम्मू एंड कश्मीर, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एंड नागालैंड। तो अब डिलिमिटेशन होता क्या है वो देख लेते हैं। डिलिमिटेशन का मतलब होता है कि जो टेरिटोरियल हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उनकी बाउंड्रीज को फिक्स करना, ठीक है, कोई भी स्टेट या मतलब स्टेट की और कंट्री की, हैविंग अ लेजिस्लेटिव बॉडी। डिलिमिटेशन जो है वो हाई पावर बॉडी है जिसको डिलिमिटेशन बाउंड्री कमीशन भी बोला जाता है। अंडर आर्टिकल 82 अगर बात करें तो पार्लियामेंट जो है वो डिलिमिटेशन एक्ट बनाती है हर सेंसस जब हो जाता है उसके बाद, और इस्टेब्लिश करती है डिलिमिटेशन कमीशन। आर्टिकल 170 जो है स्टेट उसके अंदर स्टेट जो है उनको टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है। अब डिलिमिटेशन कमीशन अगर बात करें तो अभी तक 4 बार ही बनी है, 1952, 1963, 1973 एंड 2002। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि डिलिमिटेशन कमीशन जो है अभी 4 बार ही बनी है। और ये जो है डिलिमिटेशन कमीशन वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और इनका जो ऑर्डर होता है, जो भी चीज़ ये निकालते हैं वो कहीं पर भी कोर्ट में आप चैलेंज नहीं कर सकते। इनका जो डिसीजन होता है वो बाइंडिंग होता है। कंपोजिशन क्या होता है डिलिमिटेशन कमीशन का? तो 3 मेंबर होते हैं ईच स्टेट और यूटी के। पहले सर्विंग रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो होते हैं वो चेयरमैन होते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं और इलेक्शन कमिश्नर वो सीईसी नॉमिनेट करते हैं, और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होते हैं हमारे कंसर्न स्टेट और यूटी के। ठीक है, तो रिटायर्ड और सर्विंग जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, चेयरपर्सन होते हैं, फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। ओके, सो ये हो गया डिलिमिटेशन कमीशन। नाउ लेट्स कम टू सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। तो इसका मतलब है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, ये भी मैंने पढ़ाया है। इसका मतलब है कि जो भी हमारी लोकसभा की वो है उसको फिर से डिज़ाइन करना, पार्लियामेंट को फिर से कंस्ट्रक्ट करना, एक न्यू ट्रायंगुलर बिल्डिंग बनाना जहाँ पे कॉमन सेक्रेटेरिएट होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, अलॉन्ग विथ पीएमओ का ऑफिस भी होगा, रेसिडेंस भी होगा, और स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप बिल्डिंग्स भी होगी, और वाइस प्रेसिडेंट एनक्लेव भी होगा। अब क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, जिसके कारण इंडिपेंडेंस के बाद हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई, जिसके कारण हमको बड़ी जगह की ज़रूरी है, और there is a need to increase in number of Lok Sabha constituencies through delimitation. So current parliament के पास इतना enough space नहीं है कि वो पूरे MPs को एक साथ रख सके। ओके, इसलिए हमको ये ज़रूरी है। अब आते हैं फ्लोटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो कश्मीरी पंडित ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने प्रपोज किया है कि फ्लोटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाना है जहाँ पे वो रिजर्व करेंगे, विच वुड बी रिजर्व फॉर जो भी कंटेस्टिंग एंड वोटिंग ओनली फॉर कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर ऑन सिमिलर लाइंस एज इन सिक्किम। तो सिक्किम में जैसे है फ्लोटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी, वैसे ही जम्मू एंड कश्मीर में बताने के लिए बोला है कि जो भी कश्मीरी पंडित है उनके लिए ही बस वो रिजर्व होगा और वोटिंग और कंटेस्ट करने के लिए इलेक्शन। द ओनली फ्लोटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ इंडिया इज संघा मॉडल ऑफ लामा संगम्स इन सिक्किम में है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 371 क्लॉज F के अंदर बनी है। ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ पे कोई भी जोग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं होती, और वन फॉर विच ओनली बुद्धिस्ट मॉन्क रजिस्टर्ड विथ 51 मोनेस्ट्रीज विद इन द स्टेट कैन कंटेस्ट एंड वोट। वहाँ पे सिर्फ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज ही कंटेस्ट कर सकते हैं जहाँ पे। तो फ्लोटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी होती कहाँ है? जहाँ पे कोई भी जोग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं होती। ओके, अब आते हैं वन नेशन वन लेजिस्लेटिव पोर्टल। तो अभी क्या हुआ, अभी सेनेक्शल ईयर जो है ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस हुआ। पीएम ने अनाउंस किया कि बहुत सारे मेजर्स अनाउंस किए हमारे डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए। ओके, सो उन्होंने वन नेशन वन लेजिस्लेटिव पोर्टल का जो है अनाउंस किया उन्होंने। वेट अ सेकेंड।
सो उन्होंने वन नेशन वन लेजिस्लेटिव पोर्टल का उन्होंने किया कि उन्होंने बोला कि एक टेक्नोलॉजी हमको बनाना है जो बूस्ट करेगा हमारे पार्लियामेंट सिस्टम को, जो कि सारे स्टेट असेंबलीज को कनेक्ट करेगा, एक साथ कनेक्ट करेगा। तो AIPOC जो है इज़ अ एपेक्स बॉडी ऑफ द लेजिस्लेटिव इन इंडिया, फाउंडेड इन 1921। तो ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस जो है वो एपेक्स बॉडी है लेजिस्लेचर्स का इंडिया के, जो कि 1921 में फाउंड हुआ था। और हिस्टोरियंस रिजोल्यूशंस लाइक वुमेन्स राइट टू वोट इन 1925 वाज पास्ड इन दिस कॉन्फ्रेंस। तो वुमेन का राइट टू वोट जो है इसी कॉन्फ्रेंस में पास किया गया था। ओके, सो दिस इज़ द इलेक्शन पार्ट। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। ओके, फ्लोटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप एक बार और मुझसे वो पूछ लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा, तो मैं ज़रूर आपको दोबारा से एक बार रिपीट कर दूंगी, क्योंकि मैं कमेंट सबके पढ़ती हूँ। जब भी आप लोग कुछ भी कमेंट करते हैं नीचे तो मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ। तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिए। नाउ लेट्स कम टू द इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशंस एंड बिल। तो सबसे पहला है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996। तो पेसा एक्ट जो है ये भी मैंने बहुत बार पढ़ाया है। तो रिसेंटली अगर बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया है 25th ईयर जो है पेसा का, उसको कमरेट करने के लिए एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो अबाउट पेसा के बारे में जान लेते हैं। तो आर्टिकल 243M जो है वो एग्जेम्प्ट करता है कुछ 5th शेड्यूल जो एरियाज़ हैं उनको, कि पार्ट 9 जो है पंचायत जो प्रोविज़न है पंचायती राज का 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, वो जो है कुछ एरियाज़ को एग्जेम्प्ट करते हैं, कुछ एरियाज़ को इंक्लूड नहीं कर लेते। तो उन एरियाज़ के लिए 5th शेड्यूल एरियाज़ के लिए पेसा एक्ट लाया गया कि पार्लियामेंट को एम्पावर किया कि पार्लियामेंट जो है वो इन प्रोविजंस को एक्सटेंड कर सकती है शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज़ में थ्रू अमेंडमेंट, मतलब विदाउट अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ दिलीप सिंह भूरिया कमेटी, तो याद कर लीजिए दिलीप सिंह भूरिया कमेटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि उनकी रिकमेंडेशन के थ्रू पेसा एक्ट जो है एनैक्ट किया 1996 में, जो भी हमारे ST/SC पॉपुलेशन है उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए। अब पेसा एक्ट जो है उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, क्योंकि ये पार्ट 9 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उसको एक्सटेंड करता है हमारे 5th शेड्यूल एरियाज़ पे। जो 5th शेड्यूल एरियाज़ हैं वो 10 स्टेट्स हैं उसके अंदर, अंडर क्लॉज 1 ऑफ द 244 आर्टिकल, जहाँ पे सर्टेन मॉडिफिकेशन और एक्सेप्शंस भी हैं। अब ये 10 स्टेट कौन से हैं जहाँ पे ये पेसा एप्लीकेबल है? तो दैट इज़ आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान एंड तेलंगाना। तो दीज आर द 10 स्टेट्स, यू हैव टू लर्न इट मगर तो आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, हिमाचल प्रदेश है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है एंड तेलंगाना है। ठीक है, तो जनरली आप हमेशा ऊपर से स्टार्ट किया करिए, स्टेट से याद करना तो आपको याद हो जाएगा। नाउ लेट्स कम टू तो पेसा एक्ट जो है ये ग्राम सभा के रोल को रिकग्नाइज करता है और उनके कम्युनिटी को, और डायरेक्ट करता है स्टेट गवर्नमेंट को कि आप जो है कुछ पावर्स जो है उनको डिवॉल्व करिए, ग्राम सभा को प्रोवाइड करिए और पंचायत को प्रोवाइड करिए। अब नोडल मिनिस्ट्री जो है इनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। तो याद रखिएगा, आपको जनरली लगेगा कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है, पर मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज जो है ये नोडल एजेंसी है। अब मेजर जो पावर्स हैं ग्राम सभा की अंडर पेसा अगर बात की जाए तो सबसे मेजर पावर है कि उनके पास पावर है कि मैंडेटरी आपको कंसल्टेशन करना पड़ेगा ग्राम सभा से अगर आपको कोई लैंड जो है एक्वायर करना है, एलियनेशन को प्रिवेंट करना है लैंड के, और रीस्टोर करना है एलियनेटेड लैंड। तो उनका मैंडेटरी, आपको याद रखिएगा मैंडेटरी वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैंडेटरी आपको कंसल्टेशन लेना पड़ेगा ग्राम सभा का। अब रीसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन और लाइसेंस प्रोवाइड करना है माइनर मिनरल्स के लिए, तो आपको उसके लिए भी ग्राम सभा की परमिशन लेनी पड़ेगी। ग्राम सभा के पास पावर है कि वो रेगुलेट कर सकते हैं और रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि कितना, मतलब हमारे यहाँ लिक्विड जो है, हमारे यहाँ जो भी कंजम्पशन है उसको, सेल को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। मैनेज करेंगे विलेज मार्केट, मनी लेंडिंग को कंट्रोल करेंगे जो भी शेड्यूल एरियाज़ की तरफ जा रही है। माइनर वाटर बॉडीज़ जो हैं वो इन्हीं के अंदर आती हैं, यही मैनेज करते हैं। ऑनरशिप है ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ग्राम सभा इज़ द ऑनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड ये कुछ इंस्टीट्यूशंस और फंक्शनरीज को कंट्रोल करते हैं सोशल सेक्टर्स और लोकल प्लान्स में। ओके, सो दीज आर द मेजर पॉइंट्स जो आपको याद ही रखने हैं। तो ये सिर्फ माइनर मिनरल्स, माइनर वाटर बॉडीज और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कंट्रोल करते हैं। याद रखिए कि सिर्फ माइनर, नॉट मेजर एंड मीडियम। ओके, नाउ लेट्स कम टू प्रमोटिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। ऑल द स्टेट
पंचायती राज एक्ट फॉर 5th शेड्यूल एरियाज हैव कुछ साइलेंट फीचर्स हैं, सेलियंट फीचर्स, हम उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले जितने भी स्टेट लेजिस्लेशन है ऑन पंचायत, उनके पास कन्फर्मिटी होनी चाहिए कि वो कस्टमरी लॉ, सोशल प्रैक्टिसेस जो है, हमारी जो ट्राइबल का जो भी ट्रेडिशन है उसको प्रोटेक्ट करेंगे, उसको मैनेज करेंगे। एवरी विलेज के पास एक सेपरेट ग्राम सभा होनी चाहिए जो कि उन पर्सन को कंसिस्ट करेगी जिनके नेम इलेक्टोरल रोल में प्रेजेंट होंगे। एवरी ग्राम सभा जो है वो सेफगार्ड करेगी उनके ट्रेडिशन, उनके कस्टम को, उनके कल्चरल आइडेंटिटी को मेंटेन करके रखेगी। हर पंचायत में सीट्स जो है वो रिजर्व होंगी इन प्रपोर्शन, तो जितनी भी उनकी कम्युनिटी की पॉपुलेशन है उस हिसाब से उनकी सीट्स रिजर्व होंगी। मिनिमम ऑफ 50% जो विथ चेयरपर्सन ऑफ पंचायत एट ऑल लेवल टू बी रिजर्व फॉर एसटी। जो चेयरपर्सन है पंचायत लेवल के वो सिर्फ एसटी ही बनेंगे। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर ग्राम सभा की बताएं तो सारे डेवलपमेंट वर्क को अप्रूव करना विलेजेस में और आइडेंटिफाई करना बेनिफिशियरी, सर्टिफिकेशन इशू करना और फंड को यूटिलाइज करना। ओके, सो दिस इज द पंचायत पेसा एक्ट। नाउ लेट्स कम टू द फॉरेस्ट राइट एक्ट। तो ये भी मैं पढ़ा चुकी हूँ, आई थिंक एनवायरमेंट में पढ़ाया है मैंने फॉरेस्ट राइट एक्ट। तो लेट्स नाउ कम टू इट। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने अभी जॉइंट कम्युनिकेशन किया है। उन्होंने बोला है, मतलब जॉइंट कम्युनिकेशन किया है स्टेट गवर्नमेंट के साथ, सारे स्टेट गवर्नमेंट है उनके साथ, फॉर एक्सपीडियस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट, दैट इज नोन एज फॉरेस्ट राइट एक्ट। तो मतलब फॉरेस्ट राइट एक्ट का आप इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करिए। अब अबाउट द एक्ट अगर बात करें तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव जान लेते हैं कि क्यों हमने ये किया। तो जो हमारे फॉरेस्ट है, आप देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज के कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है और पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, जिसके कारण जो है हमारा लैंड जो है वो ज़्यादा एक्वायर्ड किया जा रहा है, प्लांट्स काटे जा रहे हैं। तो उसके लिए जो है ये एक्ट लाया गया। ये एक्ट जो है हमारे जो फॉरेस्ट है उनको स्ट्रेंथन करेगा, उनके कंजर्वेशन प्रोसेस को स्ट्रेंथन करेगा और इकोलॉजिकल जो बैलेंस है उसको उनको मेनटेन करेगा, टू अंडू द हिस्टोरिकल इनजस्टिस अकर टू द फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़ और टू इंश्योर लैंड टेन्योर, ठीक है, लाइवलीहुड, फूड सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड करेंगे जो भी हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं और अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं उनको। ओके, तो इसलिए ये एक्ट जो है आया। तो अबाउट द एक्ट अगर बात करें तो एक्ट जो है रिकग्नाइज करता है और फॉरेस्ट राइट्स जो है उनको प्रोवाइड करता है जो फॉरेस्ट लैंड में रह रहे हैं, फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनको और अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं उनको, जो कि बहुत सालों से, जनरेशन से उस फॉरेस्ट में रह रहे हैं, बट हुज राइट अभी तक, मतलब उनका राइट अभी तक रिकॉर्डेड नहीं है, तो उनको जो है ये फॉरेस्ट राइट प्रोवाइड करते हैं। ये जो है इंडिविजुअल और कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट दोनों प्रोवाइड करते हैं और वो फॉलोइंग टाइप्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला है टाइटल राइट। तो ये जो है फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स और जो हमारे अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं उनको राइट प्रोवाइड करते हैं कि आपके पास ऑनरशिप होगी उस लैंड की, जो भी अगर आपका मतलब मैक्सिमम ऑफ 4 हेक्टेयर्स जो लैंड है आपके पास, अगर 4 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड है तो उसको जो है उसमें आपको ऑनरशिप प्रोवाइड की जाएगी, फार्म्ड बाई ट्राइबल्स और फॉरेस्ट ड्वेलर सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 4 हेक्टेयर्स। तो 4 हेक्टेयर्स जो लैंड है आपके पास ऑनरशिप उसको प्रोवाइड की जाएगी। यूज़ राइट जो है उनके पास ये राइट है कि आप माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ग्रेजिंग, फिशिंग कर सकते हैं, वाटर बॉडीज जो है फॉरेस्ट की उनको एक्सेस कर सकते हैं, तो ये यूज़ राइट है। फिर रिलीफ एंड डेवलपमेंट राइट्स, उनको रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड करा जाएगा अगर इलीगल एविक्शन किया जा रहा है, अगर उनका फोर्स डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो उनको एक रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड किया जाएगा। फिर फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट, उनको फॉरेस्ट को मैनेज करने का भी राइट है, जैसे कि प्रोटेक्ट करना, रीजनरेट करना, कंजर्व करना बहुत सारी कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज को, ट्रेडिशनली जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करना। फिर नॉलेज राइट, उनको ये भी राइट दिया जाएगा कि आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का राइट होना चाहिए और ट्रेडिशनल नॉलेज होने चाहिए और जो भी ट्रेडिशनल और कस्टमरी राइट्स हैं उनका रिकग्निशन भी किया जाएगा। तो दीज आर द 5 राइट्स गिवन अंडर दिस, मतलब इंडिविजुअल और कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट इन दोनों दिए। और ग्राम सभा जो है वो फाइनल अथॉरिटी है किसी भी प्रोसेस को इनिशिएट करने का, जो भी इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट है, कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट का नेचर और एक्सटेंट डिसाइड करने का, और बोथ दैट में भी फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स। ठीक है, तो ग्राम सभा जो है वो अथॉरिटी है किसी भी प्रोसेस को इनिशिएट करने का। अब इंपॉर्टेंट डेफिनेशन अंडर द एक्ट अगर पढ़ना चाहें तो सबसे पहली है कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज। कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज का मतलब होता है कि कस्टमरी कॉमन फॉरेस्ट लैंड
within the traditional or customary boundaries of the village or seasonal use of landscape in case of pastoral communities including reserve forests, protected areas such as sanctuaries, national parks to which the community had traditional access. तो community forest resource वो होता है कि जो भी community है जो पहले से traditional access है उनका, मतलब पहले tradition से ही वो वहाँ पे रह रहे हैं, तो उनको सारे customary common forest right उनको provide करना, भले वो national park हो, भले वो sanctuaries हो, उन सबको protected एरिया, सारी चीज़ों को. फिर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या होते हैं, ये जो है नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं प्लांट के, उनको हम माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस बोलते हैं, जिनका ओरिजिन बैम्बू, ब्रशवुड, स्टम्प्स, केन, टशर, कोकोन्स, हनी, वैक्स, लाख, तेदू, इन सब से होता है. फिर फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल ट्राइब्स, मेंबर और कम्युनिटी जो है शेड्यूल ट्राइब्स के, जो कि प्राइमरीली वहाँ पे रह रहे हैं और जो पूरी तरह फॉरेस्ट और फॉरेस्ट लैंड पे डिपेंडेड है, ठीक है, तो उनको, उन शेड्यूल ट्राइब्स को फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल ट्राइब्स बोला जाता है. फिर अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स किन्हें बोला जाता है, कोई भी मेंबर और कम्युनिटी जो कि एटलीस्ट 3 जनरेशन से प्रायर टू 13 दिसंबर 2005 प्राइमरीली वहीं पर रिसाइड कर रहे हो, तो जो कि फॉरेस्ट पे डिपेंड हो, उन्हें अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स बोलते हैं. 3 जनरेशन, ठीक है, एटलीस्ट 3 जनरेशन. फिर क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, तो उन नेशनल पार्क और सेंचुरीज को बोले जाते हैं जो कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के पर्पज़ के लिए इनोवेट किया जाता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है डिसाइड करती है आफ्टर कंसल्टेशन विद लोकल अपॉइंटेड एक्सपर्ट. तो क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट उनको बोला जाता है. फिर फॉरेस्ट विलेजेस, सेटलमेंट जो होते हैं जो कि इस्टेब्लिश्ड है फॉरेस्ट के अंदर बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ एनी स्टेट गवर्नमेंट, उनको बोला जाता है फॉरेस्ट विलेजेस, ठीक है, तो उनको कन्वर्ट किया जाएगा फॉरेस्ट विलेजेस में थ्रू फॉरेस्ट रिजर्वेशन प्रोसेस. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर. फॉरेस्ट राइट एक्ट क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या डेफिनेशन है, ठीक है. नाउ लेट्स कम टू जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अमेंडमेंट एक्ट. तो पार्लियामेंट ने अभी जुवेनाइल जस्टिस केयर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अमेंडमेंट एक्ट जो है 2021 का, उसको पास कर दिया है, जो कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 को अमेंड करेंगे. तो बैकग्राउंड की अगर बात करें तो जुवेनाइल वो पर्सन होते हैं जिनकी एज जो है 18 साल से कम हो, ठीक है, 18 साल से कम हो तो उनको जुवेनाइल बोला जाता है. अगर वो किसी लॉ के साथ कॉन्फ्लिक्ट में है तो उनको जुवेनाइल बोला जाता है. तो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 जो है वो एड्रेस करता है जो भी चिल्ड्रन लॉ के साथ कॉन्फ्लिक्ट में है, चिल्ड्रन जिनको केयर चाहिए और प्रोटेक्शन चाहिए, तो इसलिए जो है ये लॉ लाया गया. सॉरी, ये जो है प्रोवाइड करते हैं कि जो भी ट्रायल है जुवेनाइल का, अगर वो लॉ के साथ कॉन्फ्लिक्ट है इन द एज ग्रुप 6 to 18 ईयर्स एज एडल्ट्स इन सर्टेन केसेस, ठीक है, तो 6 से 18 साल के लोगों को एक्ट जो है ये रिप्लेस करेगा जुवेनाइल डिक्लरेंसी लॉ एंड जुवेनाइल जस्टिस केयर एक्ट 2000, ठीक है. ये फुलफिल करेगा इंडिया की कमिटमेंट यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन और राइट ऑफ द चाइल्ड, द हेग कन्वेंशन जिसे बोला जाता है, ठीक है. अब चेंजेस क्या क्या एक्ट में किए गए हैं वो देख लेते हैं. तो सबसे पहले बेसिस विच इज़ एडॉप्शन. तो पहले जो प्रोविजन था जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में कि अगर चाइल्ड का एडॉप्शन है, मतलब एडॉप्शन ऑफ अ चाइल्ड इज़ फाइनल, अगर सिविल कोर्ट जो है एडॉप्शन ऑर्डर इशू कर देते हैं तो चाइल्ड का एडॉप्शन जो है वो फाइनल हो जाएगा. याद रखिएगा, पहले क्या था कि चाइल्ड का एडॉप्शन कब फाइनल होगा, जब सिविल कोर्ट जो है इशू कर देते हैं एडॉप्शन ऑर्डर. अब अगर बताएं अभी जो है अमेंडमेंट एक्ट में क्या गया है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इंक्लूडिंग एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो एडॉप्शन ऑर्डर इशू करेंगे स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस के लिए और अकाउंटेबिलिटी एनहांस करने के लिए. एडिशनल फंक्शन जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास क्या है कि वो जो है इफेक्टिवली कोऑर्डिनेट करेगा, मॉनिटर करेगा सारे फंक्शंस. और चाइल्ड दे हैव, मतलब उनको ये भी एम्पावर किया गया है कि वो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट और स्पेशल जुवेनाइल प्रोटेक्शन यूनिट और क्वार्टरली रिव्यू करें इन दोनों की फंक्शनिंग को, और इन दोनों को सुपरवाइज करें, इन दोनों की फंक्शनिंग को क्वार्टरली रिव्यू करें. तो पहले क्या था, सिविल कोर्ट देते थे, अब क्या है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो दे सकते हैं. अब अपील्स, अब पहले क्या था कि देयर विल बी, कोई भी अपील नहीं थी फ्रॉम एनी ऑर्डर. जो भी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी अगर कोई ऑर्डर निकाल दिया है तो वहाँ पे कोई अपील नहीं थी, ठीक है. कंक्लूडिंग दैट द पर्सन इज नॉट अ चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर और प्रोटेक्शन, तो वहाँ पे कोई भी अपील नहीं थी, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने जो बोल दिया वो फाइनल होता था. तो बिल ने ये प्रोविजन जो है रिमूव किया, एक्ट ने भी ये प्रोविजन रिमूव किया. तो उन्होंने बोला कि कोई भी पर्सन अगर एग्रीव्ड पर्सन है बाय एन अडॉप्शन ऑर्डर पास्ड बाय अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में फाइल एन अपील बिफोर द डिविजनल कमिश्नर. तो ठीक है, अगर अडॉप्शन ऑर्डर जो है जो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने निकाला, अगर उसके खिलाफ कोई उनको प्रॉब्लम है तो वो अपील कहाँ पे लाई होगी, डिविजनल कमिश्नर के अंदर विद इन कितने डेज के,
30 डेज के अंदर, और वो अपील जो है वो अपील का जो डिसीजन है वो विद इन 4 वीक्स के अंदर आपको दिया जाएगा। ओके, नाउ लेट्स कम टू सीरियस ऑफेंसेस। ऑफेंसेस कमिटेड बाय जुवेनाइल्स, जैसे कि हीनियस ऑफेंसेस होते हैं, दोज विद मिनिमम पनिशमेंट 7 ईयर्स होती है। सीरियस ऑफेंसेस वो होते हैं 3 to 7 ईयर्स होते हैं। पिटी ऑफेंसेस वो होते हैं जिनका 3 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट होता है। तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है वो इंक्वायर करेगी चाइल्ड के बारे में जो कि सीरियस ऑफेंस करते हैं। अब इसमें क्या बोला है कि इन्होंने रीडिफाइन कर दिया है सीरियस ऑफेंस। रीडिफाइन करके इन्होंने उन ऑफेंसेस को इंक्लूड कर दिया कि मिनिमम इम्प्रिजनमेंट जिसमें 3 to 7 ईयर्स होती है, और मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट जिनको 7 ईयर्स से ज़्यादा होती है, बट नो मिनिमम इम्प्रिजनमेंट, और मिनिमम इम्प्रिजनमेंट जो कि लेस देन 7 ईयर्स होती है। और ये जो है ये किसके रिकमेंडेशन में किया है? सुप्रीम कोर्ट के रिकमेंडेशन में किया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने शिल्पा मित्तल वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली केस में दिया था। फिर डेजिग्नेटेड कोड ऑफेंसेस जो है अगर चिल्ड्रन के अगेंस्ट हो रहा है तो वो पनिशेबल होते हैं 7 साल से ज़्यादा, और वो जो है ट्राइड किस में होते हैं? चिल्ड्रंस कोर्ट में होते हैं। प्रोवाइड्स दैट ऑल द ऑफेंसेस अंडर द एक्ट विल बी ट्राइड इन द चिल्ड्रन कोर्ट्स। तो मतलब जो भी ऑफेंसेस होंगे अगेंस्ट द चिल्ड्रन वो सिर्फ चिल्ड्रंस कोर्ट में ही ट्राइड किए जाएंगे। ओके, अदर ऑफेंसेस जो है पहले जुडिशियल मजिस्ट्रेट में होते थे, अब जो है सारी चीज़ें चिल्ड्रंस कोर्ट में की जाएंगी। अब ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन, एंड ऑफेंस अंडर द एक्ट विच इज़ पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट बिटवीन 3 to 7 ईयर्स। अगर चिल्ड्रन के अगेंस्ट कोई ऑफेंस हो रहा है तो 3 to 7 ईयर्स आपको इम्प्रिजनमेंट मिलेगी। वो कॉग्निजेबल था, जहाँ पे अरेस्ट जो है बिना वारंट के आप कर सकते थे, और नॉन बेलेबल ऑफेंस था। अब वो जो ऑफेंस है वो नॉन कॉग्निजेबल है, और नॉन बेलेबल मतलब आप अरेस्ट तभी करेंगे जब आपके पास वारंट होगा। चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज़, तो स्टेट्स जो है वो एक और एक से ज़्यादा चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज़ जो है कॉन्स्टिट्यूट करेंगी हर डिस्ट्रिक्ट में, जो भी चिल्ड्रन से डील कर रही हैं। उन्होंने सर्टेन क्राइटेरिया प्रोवाइड किया है कि जो भी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के मेंबर्स कैसे होंगे। वो मेंबर होंगे हेल्थ, एजुकेशन, वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन के लिए एटलीस्ट 7 ईयर्स उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, और प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल्स होंगे जो कि जिनके पास डिग्री होगी चाइल्ड फिजियोलॉजी की, साइकेट्री की, लॉ और सोशल वर्क की। अब इसमें क्या गया है, सर्टेन प्रोविजन, सर्टेन एडिशनल क्राइटेरिया अपॉइंटमेंट जो CWC के मेंबर होंगे उनके लिए बोला गया है। कोई भी पर्सन एलिजिबल नहीं होगा फॉर द सिलेक्शन ऑफ एज अ मेंबर ऑफ CWC इफ़ ही हैज़, अगर कोई पास्ट रिकॉर्ड है उनके ह्यूमन राइट का वॉयलेशन का, तो वो मेंबर नहीं बन सकता। अगर उसने कोई ऑफेंस किया है, मोरल टर्पिट्यूड किया है, तो वो नहीं हो सकता। वो अगर कोई रिमूव्ड है, डिसमिस्ड है अपनी सर्विस से, जो कि स्टेट ऑफ गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, तो वो नहीं होगा। कोई भी चाइल्ड अब्यूज़ में इंडल्ज है तो वो नहीं होगा, और इज़ अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन इज इन अ डिस्ट्रिक्ट। ओके, सो ये नहीं होंगे। तो ये एक्ट था। आई होप इट इज़ अंडरस्टैंडेबल, आपको समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स कम टू द अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़। अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ में अगर बात करें तो केबल टेलीविजन नेटवर्क अमेंडमेंट रूल्स 2021, सेंटर ने अभी अमेंड किया है केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स, उसको स्टैट्यूटरी बैकअप प्रोवाइड करने के लिए कि जो भी सिटीजन्स की ग्रीवेंसेस हैं उनको रिड्रेस कर सकें। जो भी टेलीविजन में चीज़ें ब्रॉडकास्ट होती हैं तो उनसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उनको हम रिड्रेस कर सकें। तो टेलीविज़न मीडिया इंडिया में वो केबल टेलीविज़न नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट के थ्रू गवर्न की जाती है। एट प्रेजेंट अगर बताएं तो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है जो कि इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी है, वो एड्रेस करती है सिटीजन्स की ग्रीवेंसेस को, जो भी अगर वॉयलेट होता है, प्रोग्राम रिलेटेड चीज़ें होती हैं, बट उसका कोई स्टैट्यूटरी बैकअप नहीं था। तो केबल टेलीविज़न नेटवर्क रूल्स 2021 जो है वो 3 लेवल ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, जैसे कि कंप्लेंट जो भी आ रही हैं तो वो आप रिड्रेस कर सको। फिर ड्राफ्ट सिनेमेटोग्राफिक अमेंडमेंट बिल 2021, तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने अभी ड्राफ्ट सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल जो है वो निकाला है 2021 का। उसका एम है कि जो भी फिल्म को सर्टिफाइंग करते हैं थिएटर रिलीज़ के लिए, वो जो है उनका जो प्रोसेस है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो इन अ व्यू ऑफ चेंजिंग टाइम, और जो भी पायरेसी है उसको कव करने के लिए की प्रोविज़न क्या है, तो आपको सब कैटेगराइज करना है। जो भी मूवी है उसको एज बेस्ड क्लासिफिकेशन करना है, सच एज UA+7+, UA13+, UA16+। सिनेमेटोग्राफ एक्ट जो है 1952 वो प्रोवाइड करता है कि उन फिल्म्स को सर्टिफिकेशन दीजिए अंडर 3 कैटेगरीज, बट अभी जो है उनको वो करिए। प्रोविजन जो है वो पेनलाइज किया है फिल्म पायरेसी, जिनमें जेल टर्म और फाइन भी होगा। प्रोविजन सर्टिफिकेट ग्रांट करना है उन फिल्म्स को फॉर परपिचुइटी।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन CBFC जो है उसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, जिनके 9 रीजनल ऑफिसेज भी हैं। CBFC जो है वो स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द सेक्शन 3 ऑफ सिनेमेटोग्राफ 1952। ये जो है प्रायर एग्जामिनेशन, जो भी फिल्म्स आती हैं थिएटर में, उसके पहले जो है प्रायर एग्जामिनेशन करते हैं उन फिल्म्स का एज पर 1952 एक्ट और सिनेमेटोग्राफ रूल्स जो है 1983 का, उनके थ्रू, और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी गाइडलाइंस हैं उनके थ्रू। ठीक है, बेस्ड ऑन विच वो जो है फिल्म को सैंक्शन करते हैं अगर पब्लिक एग्जीबिशन के लिए अंडर वेरियस कैटेगरीज ऑफ सेक्शन 5 और डायरेक्ट एक्सिशन ऑफ मॉडिफिकेशन बिफोर सैंक्शन और रिफ्यूज टू गिव सैंक्शन फॉर पब्लिक एग्जीबिशन, तो मतलब रिफ्यूज भी कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स कम टू मॉडल टेनेंसी एक्ट। तो असम जो है वो फर्स्ट स्टेट है जिसने अभी मॉडल टेनेंसी एक्ट को अडॉप्ट कर लिया है। तो मॉडल टेनेंसी एक्ट क्या होता है, ये जो है ट्रस्ट जो डेफिसिट है, मतलब ट्रस्ट जो है दोनों अगर टेनेंट्स और लैंडलॉर्ड्स के बीच में नहीं है तो उन ट्रस्ट डेफिसिट को ब्रिज करता है, उनके गैप को कम करता है। क्लियर डेडलाइन दी है, क्लियर आपको ऑब्लिगेशंस दिए हैं इसके अंदर। तो की फीचर्स क्या है, टेनेंसी एग्रीमेंट, तो कोई भी पर्सन जो है वो रेंट पे अपना प्रीमाइसेस नहीं देगा जब तक रिटर्न एग्रीमेंट नहीं होगा विदाउट सच एग्रीमेंट। सिक्योरिटी डिपॉजिट, आपको अगर रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स में आप रहना चाहते हो तो मैक्सिमम 2 मंथ की डिपॉजिट देनी पड़ेगी, और अगर आप नॉन रेसिडेंशियल पर्पसेस के लिए रहना चाहते हो तो आपको 6 मंथ की देनी पड़ेगी। रेंट अथॉरिटी जो है वो अपॉइंट करेंगे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, प्रीवियस अप्रूवल जो लेंगे उनसे स्टेट और यूटी गवर्नमेंट के लिए, यूटी गवर्नमेंट से। फिर रेंट कोर्ट एंड रेंट ट्राइब्यूनल्स की अगर बात करें तो बार ये जो है सिविल कोर्ट को बार करते हैं कि आप ये इन डिस्प्यूट्स में मत आइए, इनके लिए रेंट कोर्ट और रेंट ट्राइब्यूनल्स बनाए जाएंगे। विथहोल्डिंग एसेंशियल सप्लाई और सर्विस, तो नो विथहोल्डिंग ऑफ एसेंशियल सप्लाई टू द प्रीमाइसेस ऑक्यूपाइड बाय टेनेंट्स। ओके, सो दिस इज मॉडल टेनेंसी एक्ट, और असम जो है फर्स्ट स्टेट जो बना है वो पूरी तरह मॉडल टेनेंसी एक्ट को अडॉप्ट कर लिया है। फिर नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अमेंडमेंट एक्ट 2021, पार्लियामेंट ने अभी पास कर दिया है ये बिल, जो कि ऑर्डिनेंस को रिप्लेस किया है। की प्रोविजन क्या है बिल एक्ट के, एक्ट जो है सर्टेन ऑपरेशन जो है उनको रेगुलेट करेंगे, सच एज ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चर और कंजम्पशन हो गए रिलेटेड टू नारकोटिक्स, ड्रग्स, फाइनेंस, कुछ इलिसिट एक्टिविटीज़ को फाइनेंस जो करते हैं उनको ऑफेंस की तरह लिया जाएगा। पीपल जो है अगर वो गिल्टी फाउंड हुए हैं तो उनको पनिश किया जाएगा, उनको इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी एटलीस्ट 10 ईयर्स, और फाइन जो है 1 लाख। और न्यू प्रोविजन जो है ये जो प्रोविजन है वो उनका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा, मतलब फ्रॉम May 1, 2014, मतलब पहले के एक्ट से ही आपका इफेक्ट होगा। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब अगर एक्ट अभी आया है तो उससे पहले से आपको ये जो चीज़ें हैं अगर आपने किया है पहले तो आपको ये पनिशमेंट मिलेगी। अब आते हैं नेशनल एंटी डोपिंग बिल 2021। तो सॉरी, नेशनल एंटी डोपिंग बिल जो है 2021 का, वो पार्लियामेंट ने इंट्रोड्यूस कर दिया है। मतलब किसने इंट्रोड्यूस किया, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने। हिस्ट्री हाइलाइट्स जो है बिल की, तो स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क है, आपको पता होना चाहिए। नाडा जो है हमारी स्टैट्यूटरी बॉडी है नाडा। फिर नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी जो है, अदर डोप टेस्टिंग लेबोरेटरीज वो भी हैं। नाडा और NDTL जो है पहले सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर थी, सोसाइटीज़ की तरह वो हुई थी, बट उसके बाद उनको डिसॉल्व कर गया था और फिर रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया था। ये जो है नाडा को पावर देती है कि वो इन्वेस्टिगेट करें, सैंक्शन लेवी करें, जो भी एंटी डोपिंग रूल्स हैं वायोलेशन कर रहे हैं उनको। पावर इंस्पेक्शन की पावर है, सैंपल कलेक्शन की पावर है, और शेयर ऑफ फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन की भी पावर है उनके पास। तो सॉरी, आपको पता होना चाहिए कि एंटी डोपिंग का मतलब होता है कि जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ प्लेयर्स जो होते हैं वो कुछ खा के चले जाते हैं तो ज़्यादा तेज़ दौड़ते हैं या ज़्यादा अच्छा खेलते हैं, तो उसको बोलते हैं एंटी डोपिंग। इसलिए ये सब नाडा देखती है। और अगर इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो वाडा देखती है। तो एस्टेब्लिश अ नेशनल बोर्ड फॉर एंटी डोपिंग इन स्पोर्ट्स टू मेड अप ऑफ अ चेयरपर्सन, और 2 मेंबर और होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। अकाउंट और ऑडिट जो होता है बोर्ड का, एजेंसी का और NDTL का, वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया करती है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू हैव टू लर्न इट। तो अकाउंट जो है इनका नाडा का, वो कौन करता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है ऑडिट करती है। अब डोपिंग क्या होता है, डोपिंग का मतलब होता है कि उन सब्सटेंस और उन फिजियोलॉजिकल मीडिएटर को यूज़ करना जो कि आपको नॉर्मली एज अ ह्यूमन बीइंग प्रेजेंट ना करे, बट आपको एक्सटर्नल एड प्रोवाइड करें कि आप ज़्यादा अच्छी एथलीट्स पावर जो है दिखा सको, जो कि मैंने पहले बताया। ये जो है इंडिया ने इस्टेब्लिश किया था NDTL 2008 में, और नाडा जो है 2009 में, और NDTL जो है वो करेंटली अभी सस्पेंड कर दिया गया है वाडा के थ्रू फॉर क्योंकि वो बहुत सारे टेक्निकल रिक्वायर्मेंट्स में फेल हो गया है। ठीक है, तो ये हो गया नेशनल एंटी डोपिंग बिल।
अब आते हैं खासी और हिल्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट खासी इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी बिल 2021। बिल जो है ये शेड्यूल किया गया है, खासी हिल्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने इंट्रोड्यूस किया है, जो कि ऑटोनॉमस बॉडी है 6 शेड्यूल एरियाज़ की। ये जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करेंगे पेरेंटल प्रॉपर्टी अमंग सिबलिंग्स। पहले क्या होता था कि आपको पता होगा कि ये जो स्टेट्स होते हैं ये मैट्रिलिनियर सोसाइटीज़ होते हैं, तो ये जो है विमेन को ज़्यादा फेवर करते हैं। तो अभी ये बिल इसलिए लाया गया है कि मेल और फीमेल दोनों को प्रॉपर्टी राइट्स देना पड़ेगा। जितने भी सिबलिंग्स होंगे आप उनको प्रॉपर्टी राइट्स देंगे। तो खासी जो है मैट्रिलिनियर सोसाइटीज़ है, और ट्रेस और इनहेरिटेंस और डिसेंस जो है वो मदर्स क्लान से हुआ है। इन खासीज अगर बात करें तो यंगेस्ट डॉटर जो है वो सारी प्रॉपर्टी की मालिक होती है। हाउएवर अकॉर्डिंग टू द 6th शेड्यूल, तो राइट ऑफ पासिंग अ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल लॉ अल्टीमेटली रेस्ट विद द स्टेट लेजिस्लेचर। तो स्टेट लेजिस्लेचर जब तक पास नहीं करेगी तब तक ये बिल जो है एनफोर्स में नहीं आएगा। अब आते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ अमेंडमेंट एक्ट 2021। तो पार्लियामेंट ने अभी पास किया है इस एक्ट को। एक्ट जो है वो अमेंड करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 2009 को, जो कि यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करेंगे इन द नेम ऑफ सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। तो लद्दाख में क्या है, सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है इस्टेब्लिश करेंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 2009 जो है वो एनैक्ट किया गया टू इस्टेब्लिश एंड इनकॉर्पोरेट यूनिवर्सिटीज़ फॉर टीचिंग एंड रिसर्च इन वेरियस स्टेट्स। एट प्रेजेंट कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी अभी लद्दाख में नहीं है। अब वुमेन राइट्स इन द इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, इन 2 केसेस अगर बात करें ये न्यूज़ में क्यों है, तो वन इन द वुमेन राइट्स इन द इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी अंडर द हिंदू सक्सेशन एक्ट एंड अदर इन डाउरी एक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने अभी स्ट्रेस किया है कि इनमें रिफॉर्म की ज़रूरत है। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 क्या बोलता है, ये बोलता है कि जो हिंदू जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं उनका राइट टू ऑफ इनहेरिटेंस होना चाहिए। ये जो है अमेंड किया गया 2005 में फॉर द फर्स्ट टाइम, और उन्होंने हिंदू फीमेल को अलाउड किया कि हिंदू फीमेल के पास भी एब्सोल्यूट ऑनर होता है प्रॉपर्टी का। डाउरी जो है, जिसको दहेज बोला जाता है नॉर्थ इंडिया में, और स्त्री धनम बोला जाता है साउथ इंडिया में, वो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 1961 के अंदर डिफाइंड है। वो प्रॉपर्टी और वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी जो कि आप किसी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रोवाइड करते हो, मतलब कोई भी पेरेंट्स प्रोवाइड करता है किसी दूसरे जिससे वो शादी कर रहा है इन कनेक्शन विथ मैरिज। ठीक है, तो मतलब जो भी फॉर एग्जाम्पल कोई भी पर्सन है, अगर हम उससे मेरी शादी करवाने जा रहे हैं तो उसमें के लिए डाउरी प्रोवाइड करना, मतलब इतना भले वो डायरेक्टली प्रोवाइड कर रहे हो या इनडायरेक्टली प्रोवाइड कर रहे हो, बट वो डाउरी ही होता है। ओके, सो दिस इज द डाउरी। नाउ लेट्स कम टू द इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन एंड एग्जीक्यूटिव स्टैट्यूटरी एंड एग्जीक्यूटिव बॉडीज इन न्यूज़। तो ये छोटा सा इसलिए इसी में कंप्लीट करा दे रहे हैं। तो सीबीआई एंड एनफोर्समेंट डायरेक्टर, तो सेंटर ने अभी ऑर्डिनेंस लाया है कि वो जो है टेन्योर है एनफोर्समेंट डायरेक्टर और सीबीआई डायरेक्टर्स का, उसको 2 साल से 5 साल तक कर देंगे। सबसे पहले सीबीआई होती क्या है, तो सीबीआई जो है वो ये मेन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो कि करप्शन और मेजर क्रिमिनल केसेस को देखती है। ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। सीबीआई डायरेक्टर जो होते हैं, लोकपाल एक्ट जो है 2013 का, वो प्रिस्क्राइब करता है कि सीबीआई डायरेक्टर जो है वो अपॉइंट होंगे किसकी रिकमेंडेशन में, 6 मेंबर्स की कमेटी की रिकमेंडेशन में, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब 3 मेंबर की कमेटी जो है उनको नॉमिनेट करेगी। इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर की अगर बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज करती है कि सीबीआई केसेस को तभी इन्वेस्टिगेट कर सकता है जब स्टेट अपना कंसेंट दे दे, मतलब स्टेट अगर परमिशन दे दे तभी वो जो है सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर सकता है। अगर स्टेट कंसेंट नहीं दिया है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी ऑर्डर कर सकते हैं सीबीआई को कि आप जो है कहीं भी एनीवेयर इन द कंट्री में आप क्राइम को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो ये हो गया। अब अबाउट सीबीआई बात करें तो ये जो है स्टैट्यूटरी बॉडी तो नहीं है, बट इनकी पावर जो है पावर कहाँ से मिलती है इनको, कौन से एक्ट है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के थ्रू इनको पावर मिलती है। सीबीआई जो है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस के अंदर आते हैं। ये इनका एस्टेब्लिशमेंट जो है सनातन कमेटी ने दिया था, इसलिए इनको इस्टेब्लिश किया गया। और ये जो है असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को और लोकपाल को। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और लोकपाल दोनों स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये जो है नोडल पुलिस एजेंसी है इंडिया की, जो कि कोऑर्डिनेट करती है इंटरपोल मेंबर कंट्रीज़ के साथ भी। ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ इंटरपोल मेंबर कंट्रीज़ के उसमें कोऑर्डिनेट करती है अदर कंट्रीज़ के साथ भी। अब एनफोर्समेंट डायरेक्टर जो होते हैं
एनफोर्समेंट डायरेक्टर एक लॉ एनफोर्समेंट एंड इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है इकोनॉमिक लॉज और इकोनॉमिक क्राइम्स जो होते हैं उनसे रिलेटेड उनको उनके केसेस को फाइट करती है। ये फॉर्म हुई थी फॉर द पर्पस ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल लॉ जो वायोलेशन होते थे उनके लिए, एक्सचेंज कंट्रोल लॉ जो वायोलेशन होते थे उनके हैंडलिंग के लिए फॉर्म हुई थी अंडर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947। इनिशियली ये एस्टेब्लिश हुई अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एज एन एनफोर्समेंट यूनिट, बट अभी उसको रीनेम करके एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कर दिया गया 1957 में। अब नाउ अगर बात करें तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है ये एडमिनिस्टर कौन करते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कौन एडमिनिस्टर करते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और एनफोर्समेंट डायरेक्टर जो है वो फॉलोइंग लॉज से डील करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट एंड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। ओके, सो दिस इज सीबीआई एंड एनफोर्समेंट डायरेक्टर। नाउ लेट्स कम टू द अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़। तो अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ में आता है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो 1966 में कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। ये ऑटोनॉमस स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि लॉ के थ्रू बनी है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1965 के थ्रू। ये जो है मोरल वॉचडॉग है हमारे इंडियन प्रेस की। जो कंपोजिशन होते हैं, चेयरपर्सन जो होते हैं जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नॉमिनेट करते हैं और 25 अदर मेंबर्स होते हैं। इनका टेन्योर 3 इयर्स का होता है, प्रोवाइडेड दैट कोई भी पर्सन जो है वो ऑफिस होल्ड नहीं कर रहे हो 6 इयर्स के बाद, मतलब 6 इयर्स से ज़्यादा कोई भी पर्सन ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते। तो अभी ये न्यूज़ में क्या है कि प्रेस एसोसिएशन ने अभी कंसर्न रेज किया है कि पीसीआई जो है एज अ गवर्नमेंट हैज़ नॉट येट अपॉइंटेड इट्स न्यू चेयरमैन डिस्पाइट ऑफ इट्स वैकेंसी। मतलब वहाँ पे वैकेंसी है चेयरमैन की, फिर भी उन्होंने अभी तक चेयरमैन अपॉइंट नहीं किया है। ओके, फिर आते हैं नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी। तो नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी पहले स्टैट्यूटरी बॉडी थी, बट अभी वो नॉर्मल बॉडी है, ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। तो ये न्यूज़ में क्यों है, कैबिनेट ने अभी अप्रूव कर दिया है कि जो भी नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारीज हैं उनका टेन्योर को उन्होंने बढ़ा दिया है 3 इयर्स बियॉन्ड 2022, मतलब 2022 के बाद 3 इयर्स तक बढ़ा दिए गए हैं। तो ये इस्टेब्लिश हुई थी इन द ईयर 1993 एज पर प्रोविजन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारीज एक्ट 1993। बट उसके बाद उसको जो है लेटर वैलिडिटी एक्ट की फिर से बढ़ा दी गई 2004 में। हाउएवर आफ्टर 2004 इनका टेन्योर जो है एक्सटेंड किया, बट उनको नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया। अब रोल क्या है, ऑब्वियसली ये रिकमेंडेशन प्रोवाइड करेंगे गवर्नमेंट को रिगार्डिंग स्पेशल प्रोग्राम जो आप मैनुअल स्कैवेंजिंग और सफाई कर्मचारी के लिए बनाते हैं। इम्प्लीमेंट करना है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013, और कंप्लेंट भी ये इंक्वायर करते हैं। अब आते हैं नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एंड नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो ये दोनों कॉरपोरेशन जो है ये इनिशिएटिव्स को कंडक्ट, जो भी इनिशिएटिव्स आते हैं कोविड पेशेंट के, मतलब कोविड के टाइम पे जो भी प्रॉब्लम्स हुई इन एसटी और एससी कम्युनिटीज़ के लिए, उनके लिए फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम टाइप का है। ये जो है इनकॉर्पोरेटेड है एज अ कंपनी फॉर नॉन प्रॉफिट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, और ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है, पूरी तरह कंपनीज एक्ट के अंदर आती है 1956 के अंदर, जिसका ऑब्जेक्टिव है कि इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करना जो भी बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको। ये जो है फुली ओन गवर्नमेंट बॉडी है, इंडियन कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 2013, और ये जो है फैसिलिटेट और फाइनेंस करते हैं, फंड को मोबिलाइज करते हैं जो भी हमारे पीपल हैं शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी के जो भी बिलोंग कर रहे हैं उनसे, तो उनको इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करती है। और जो भी डबल बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब लिविंग बिलो डबल द पॉवर्टी लाइन, तो उनको भी ये फाइनेंस प्रोवाइड करती है। तो दिस इज नेशनल बैकवर्ड फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंड नेशनल शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, पूरी गवर्नमेंट ओन बॉडी है, नॉन फॉर प्रॉफिट बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर आती है। ओके, सो आई विल स्टार्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस एंड मिसलेनियस पार्ट टुमारो। सो अब हमारा पॉलिटी सेक्शन खत्म हो जाएगा टुमारो, मैं कल ख़त्म कर दूंगी पॉलिटी। तो पॉलिटी का PT 365 ख़त्म हो जाएगा, तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, प्लीज़ बहुत अच्छे से पढ़िए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, क्योंकि अभी जून में एग्ज़ाम है तो बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो जस्ट कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।